हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो है हम आप लोग को पढ़ाएंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। चलिए, आज बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वही बताएंगे, और वो भी एनसीईआरटी में हाईलाइट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यदि अभी वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक देखिएगा, मजा आ जाएगा, और जो भी क्वेश्चन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आएगा वो आपको सिक्योर हो जाएगा नंबर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ड्रग्स। तो ड्रग्स जो है ना, ड्रग्स ध्यान रखना है कि ड्रग्स जो है ना वो केमिकल्स होते हैं जो कि लो मॉलिक्यूलर मास पे होते हैं, तो उसे हम ड्रग्स कह देते हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो क्लासिफिकेशन जो है ना, कई प्रकार से क्लासिफिकेशन ड्रग्स का किया गया है। इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट आपको नीट में पूछाएगा, तो इसीलिए हम हाईलाइट किए भी नहीं है। बस यदि याद रखना है, ध्यान रखना है, तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान रख लीजिएगा। वैसे नहीं पूछेगा, यदि गलती से पूछ दिया तो स्ट्रक्चर पूछेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। सल्फोन एमाइड्स का। ओके, अब देखिए, एंजाइम जो है ना हम लोग का बायोलॉजी में पढ़ने के लिए रहता है, तो वहां पे आप लोग एंजाइम पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए यहां पे एंजाइम को स्किप करके हम डायरेक्ट चलेंगे क्लास ऑफ ड्रग्स का, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो चलिए वही चलते हैं। आ गए हम वहां पे कि डिफरेंट क्लास ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का डिफरेंट क्लास, तो सबसे पहले आता है एंट एसिड। तो एंट एसिड की यदि बात कर लेते हैं तो मेरे दोस्त, जब भी एसिड आएगा तो आपको क्या याद आएगा? गैस बना दिया। क्या कहते हैं? गैस बना दिया है। तो एंट एसिड, सीधी बात है, स्टमक में एसिडिक सिक्रेशन होने लगता है, और एंट एसिड को यदि हम ओवरकम करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें देते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट, और मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या सब देते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखो, सोडियम में हाइड्रोजन कार्बोनेट जो यहां लिखा हुआ वो मैं डायरेक्ट बता देता हूं कि ये एल्कलाइन सीक्रेट करता है और ये पीएच को इंक्रीज करने नहीं देता है। ठीक है, दोनों का अपना अपना काम है। सबसे पहले अब कहोगे कि इसमें पूछेगा क्या, यदि पूछेगा भी तो दोनों ड्रग्स का नाम पूछेगा, कौन कौन ड्रग्स यूज आता है। तो याद रखिएगा कि एक आता है सिमेटेरिन, जिसे टेगामेट कहते हैं, और एक आता है रेनिटिरीन। आप जानते हैं ना, जब भी पेट में गैस बनाता है तो हम चले जाते हैं, कहते हैं एक रेंटेक दे दीजिए, जिसको रेनिटिरीन को यहां पे एनसीईआरटी बोलता है जेंटेक। ठीक है, तो जेंटेक दे दीजिए, एक जो है क्या कहते हैं, जेंटेक दे दीजिए। तो एंट एसिड में इतना ही है। अब यदि और कुछ पूछेगा तो वो पूछ लेगा आपको स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर पे फोकस भी रहता है आजकल एंटी वाले का। तो इसमें याद करवा देते हैं आपको ट्रिक से, तो स्ट्रक्चर का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। देखिए, लंबा ये भी है और लंबा ये भी है, यानी कि दोनों ड्रग्स जो है ना, सिमेटिरीन और रेनिटिरीन जो है ना, वो लंबा लंबा स्ट्रक्चर है, सबसे पहली बात। उसके बाद देखिए, यहां पे सीमेटिरीन आता है, यहां पे साइनाइड आता है, सीएन आ रहा है, तो सीमे साइनाइड थोड़ा सा समझ के करेंगे। ठीक है, तो सिमेटिरीन का क्या हो जाएगा, यहां पे साइनाइड आएगा। अब रेनिटिरीन में समझ जाएगा कि यहां साइनाइड नहीं आएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है एंटी हिस्टामिन। एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट चलना। तो इसका हम आपको ट्रिक बता देते हैं, ब्रो और तरसोगे। तो हम क्या कहते हैं, इसका ट्रिक है, इसका जो है ना, सबसे पहले एंटी हिस्टामिन का एग्जांपल क्या सब है? तो ब्रोमफेनाडाइन है, ब्रोमफेनाडाइन है, और टेरेफेनाडाइन है। तो हम बात कर लेते हैं। देखो, एंट एसिड में इसका ट्रिक क्या है कि कहते हैं कि जब हम हमारे बड़े भाई की कोई चीज समझाते हैं, यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो बड़े भाई क्या समझाते हैं कि समझा रहे हैं, हमारे विरोध में जाओगे, यानी कि हम जो समझाते हैं वो नहीं समझोगे, यानी कि हमारे अगेंस्ट जाओगे तो तरस जाओगे। ब्रो, हमारे अगेंस्ट जाओगे तो तरस जाओगे। तो ऐसे समझिएगा कि एंटी एसिड में भाई को याद रखना है, बड़े भाई को, कि ब्रो तरस जाओगे। ठीक है, तो ये है एंटी हिस्टामिन का एग्जाम्पल, जो कि याद हो गया होगा आप लोग को। और एंटी हिस्टामिन में हम जानते हैं कि हिस्टामिन जब आता है तो यार वही एलर्जिक पोलन ग्रेन से एलर्जी, कॉमन कोल्ड, नेजल कोगुलेशन, कॉन्जेशन, ये सब चीजें होता है हिस्टामिन में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आप कहोगे कि अभी हम ऊपर में एंटी एसिड पढ़े थे, तो आप कहोगे कि व्हाई डू एबव मेंशन एंटी हिस्टामिन नॉट अफेक्ट सेक्रेशन ऑफ एसिड इन स्टमक। स्टमक में सेक्रेशन को अफेक्ट क्यों नहीं करता एंटी हिस्टामिन? तो इसका आंसर है कि एंटी एलर्जिक एंड एंट एसिड ड्रग जो है ना, दोनों का दोनों ड्रग जो है ना, ये एंटी एसिड है। और हम बात कर लेते हैं एंटी एलर्जिक और एंट एसिड का, ये दोनों का दोनों डिफरेंट रिसेप्टर पे काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए वो इफेक्ट नहीं करता है स्टमक में एसिड के सिक्रेशन को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ट्रैंक्विलाइजर। ये ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा ज्यादा एग्जांपल आता है। ट्रैंक्विलाइजर की यदि बात कर लेते हैं, सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है। ट्रैंक्विलाइजर और एनाल्जेसिस जो है ना, ये न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग है। यदि आपको स्टेटमेंट वाइज पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि बताइए न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग कौन कौन है, तो ट्रैंक्विलाइजर और एनाल्जेसिस। ओके,
अब देखो ट्रैंक्विलाइजर में यदि हम पढ़ते हैं तो हम डिप्रेशन से रिलेटेड पढ़ते हैं, ठीक है। तो एंटी डिप्रेशन ड्रग में कौन कौन आता है, तो सबसे पहले इप्रिनोजाइड आता है और फेनालजीन आता है। ये दोनों ड्रग जो है ना, इप्रिनोजाइड जो है और फेनालजीन जो है, ये दोनों का दोनों ड्रग्स जो है ना एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में आता है, यानी कि डायरेक्ट ट्रैंक्विलाइजर, ध्यान रखना है। उसके बाद कहता है कि कुछ ट्रैंक्विलाइजर जो है ना, कहता है कि सम ट्रैंक्विलाइजर नेमली, जैसे हम बात कर लेते हैं क्लोरोडाइजेपॉक्साइड की यदि बात कर लेते हैं, मेप्रोबामेट की यदि बात कर लेते हैं, तो ये कुछ है ट्रैंक्विलाइजर है जो कि माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर है। कैसा है? माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर है, हार्ड ट्रैंक्विलाइजर नहीं है। ये ज्यादा टेंशन, ज्यादा डिप्रेशन में नहीं देते। माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर कौन कौन है? क्लोरोडाइजेपॉक्साइड और मेप्रोबामेट, ये सब माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर है जो कि टेंशन जब होता है ना, डिप्रेशन में नहीं देते, जब ज्यादा टेंशन रहता है ना, तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद एक आता है इक्विनील। इक्विनील जो है ना, डिप्रेशन और हाइपर टेंशन में हम यूज करते हैं। इक्विनील हम क्या करते हैं? हाइपर टेंशन, जब ज्यादा टेंशन हो, ज्यादा डिप्रेशन हो, तो वहां पे हम इक्विनील का यूज करते हैं। कंट्रोल करता है डिप्रेशन और हाइपर टेंशन को। अब हम बात कर लेंगे ट्रैंक्विलाइजर में कुछ है डायग्राम है, तो डायग्राम जो है ना हम आपको याद करवा देते हैं फिर से। अब देखो नाम है इक्विनील, इक्विनील का डायग्राम जो है ना आप लोग को कभी नहीं भूलोगे। इक्वी मींस क्या होता है? इक्वानील, इक्वी नहीं है, इक्वानील है। इक्वल मींस क्या होता है? बराबर। देखो ये कार्बन देखो, ये कार्बन जो है, इस कार्बन के इस साइड भी वही है, इस साइड भी वही है, सेम है। उसके ऊपर यदि CH3 है तो इसके नीचे भी CH3 है, यानी कि एक कार्बन के ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट दोनों बराबर, दोनों चारों साइड बराबर है, तो वो हो जाएगा इक्वानील, ठीक है। अब कहोगे कि इक्वानील तो याद हो गया, इक्वानील से ही मिला जुला है मेप्रोबामेट। मेप्रो का मतलब क्या होता है? Me, ठीक है। प्रो मींस क्या होता है? एक्स्ट्रा लेवल, यानी कि हम मोबाइल देखते हैं ना, प्रो, मैक्स प्रो, तो ये प्रो क्या होता है? वर्जन होता है, जो कि आगे वाला वर्जन होता है। तो मेप्रो, तो प्रो आ जाता है, तो एक CH3 उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, और सब कुछ सही रहता है, एक CH3 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्लोरोडाइजेपॉक्साइड की यदि बात कर लेते हैं, तो डाया बीच में आता है, तो दो टाइप का रिंग होता है। ये भी तो एक रिंग ही बना रहा है ना, तो दो डिफरेंट टाइप का रिंग बना रहा है। अब जो है ना, कुछ जो है ना डेरिवेटिव होता है बरब्यूट्रिक एसिड का, जैसे हम बात करते हैं बेरोनल हो गया, एमिताल हो गया, नेम्ब्यूटल हो गया, उसके बाद लिम्यूनल हो गया, और सेकोनल कॉन्स्टिट्यूट हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रैंक्विलाइजर होते हैं। इसको एक ही जगह याद रख लीजिएगा, किसी तरह से याद इसको करना ही पड़ेगा। बरब्यूट्रेट की यदि बात करते हैं, और ये सब डेरिवेटिव किसका है? तो बरब्यूट्रेट का है। और बरब्यूट्रेट क्या होता है? एक हेप्नोटिक होते हैं। बरब्यूट्रेट क्या होता है? एक हेप्नोटिक होते हैं। ये ध्यान रखना है कि बरब्यूटनेट आर हेप्नोटिक होते हैं। हेप्नोटिक का मतलब जो स्लीप प्रोड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। ट्रैंक्विलाइजर की यदि बात कर लेते हैं, अदर सब्सटेंस ट्रैंक्विलाइजर में यूज एक करते हैं वेलियम और सेरोटोनिन भी यूज करते हैं ट्रैंक्विलाइजर में, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अब भी जो हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ा रहे हैं, तो इसके बाद हम आप लोग पूरा लेक्चर ये देख लेने के बाद जो है ना, मेरे टेलीग्राम चैनल आनंद एडुकेयर जो है ना, @आनंद एडुकेयर सर्च कीजिएगा। वहां पे हम करीब 8-10 पोल करेंगे क्वेश्चन का, तो वो जाकर के लगा लीजिएगा, जिससे कि क्या होगा, पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा कि हाँ यार यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे, अभी ट्रैंक्विलाइजर पढ़ लिए, अब उसी का दूसरा टाइप क्या पढ़ते हैं? एनाल्जेसिस। दोनों का दोनों जो है ना, अभी देख रहे थे ट्रैंक्विलाइजर और एनाल्जेसिस, तो अब हम एनाल्जेसिस पढ़ते हैं। एनाल्जेसिस में यार दो चीजें होती है, सबसे पहले हम ये जारी जाने हैं। तो एनाल्जेसिस में होता है, एक होता है नॉन नार्कोटिक, एक होता है नार्कोटिक। देखो नॉन नार्कोटिक जो है ना, नॉन एडिक्टिव होता है, और नार्कोटिक जो है एडिक्टिव होता है, जिसका लत लग जाता है, ठीक है। तो नॉन नार्कोटिक कौन होता है? तो देखो हम याद करवाते हैं पान से। पान जो है ना, आप देखे होंगे कि पान खाने का आदत नहीं लगती है। ऐसा नहीं है कि पान नहीं मिलेगा तो हम जो है ना टेंशन में आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो पान खाते हैं ना, तो वो चलो ठीक है एंजॉय के लिए खा लेते हैं। तो पान से जो है ना, पान लत नहीं लगाता है। तो पान से क्या हो जाएगा? पैरासीटामोल, पी से पैरासीटामोल, ए से एस्पिरिन, और एन से क्या हो जाएगा? नॉन नार्कोटिक, नॉन एडिक्टिव। एन से क्या हो जाएगा? नॉन नार्कोटिक, नॉन एडिक्टिव। तो पान से ये ध्यान रखना है। अब कहोगे कि हमको नार्कोटिक कैसे याद आएगा? तो नार्कोटिक में चले जाएंगे हम लोग मुंबई में जो है ना, बहुत सारे हीरो हीरोइन का क्या पकड़ाता है? वो ड्रग्स केस में जो है ना, नार्कोटिक विभाग ले गए, वो ड्रग्स केस में नार्कोटिक में हम लोग ड्रग्स के मतलब क्या समझते हैं? मॉर्फिन। एक ही चीज ध्यान में आता है, होता ड्रग्स बहुत सारे चीज है, लेकिन हम लोग का ध्यान में एक ही चीज आता है, मॉर्फिन। तो याद रखिएगा कि मॉर्फिन, हीरो हीरोइन से ध्यान रखिएगा कि वहां पे वो सब ड्रग्स कभी कभी पकड़ाते हैं, तो वहां मॉर्फिन पकड़ा जाता है। तो अच्छा, मॉर्फिन क्या हो जाएगा? नार्कोटिक। क्यों पकड़ता है ड्रग्स वाले? क्योंकि इसका एडिक्शन होता है। पान वाले को क्यों नहीं पकड़ता? क्योंकि इसका एडिक्शन नहीं होता है। जानते हैं मॉर्फिन जो है ना, आप लोग डिजीज चैप्टर में पढ़े होंगे कि ओपियम पोपी के से जो है ना एक्सट्रैक्ट होकर के ये मॉर्फिन बनता है।
अब इसका स्ट्रक्चर यार इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का बायोलॉजी का एनसीईआरटी में भी है, लेकिन उसमें जो है ना एक ही एग्जांपल है। तो चलिए यहाँ पे तीनों एग्जांपल है, तो तीनों को हम याद करवा देते हैं बहुत ही अच्छे तरीका से। देखो अभी अभी हम बताए थे मॉर्फिन क्या है, एडिक्शन है। मॉर्फिन से क्या आता है, नींद आता है। और हम लोग जो है ना नॉर्मल आदमी क्या जानते हैं, नशा करके सो गया, वो रोड पे सोया हुआ है, तो नशा। मॉर्फिन में क्या ध्यान रखना है कि अल्कोहल वाला चीज आता है, OH आता है, मॉर्फिन नशा है। अब हीरोइन को एक चीज याद रखो कि हीरोइन के जो है ना, हीरोइन क्या होती है, हीरोइन जो है ना उसके आगे और पीछे जो है ना बॉडीगार्ड होते हैं, यानी कि लेफ्ट भी बॉडीगार्ड होते हैं, राइट भी बॉडीगार्ड होते हैं। और वो जहां भी जाती है एसी में रहती है, जब भी रहती है अपना जो है ना पूरा का पूरा ख्याल रखती है कि हमें पसीना छूट जाएगा तो मेकअप धुल जाएगा, तो लोग समझ जाएंगे अरे ये तो मेकअप की हुई है, तो इसीलिए हमेशा एसी में रहते हैं कि जिससे उसका मेकअप ना धुले। तो ध्यान रखना है कि आगे और पीछे दोनों तरफ एसी लगाती है हीरोइन, तो हीरोइन जो है ना दोनों तरफ एसी में रहते हैं, तो हीरोइन से ऐसे ध्यान रखना। अब कोडीन है तो को का मतलब क्या होता है, दो चीजों का सम्मिलित, तो एक अल्कोहल हो जाएगा, एक दूसरा कोई चीज है, ठीक है। तो ये कोडीन का इस तरीका से याद कर लीजिएगा। आगे जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में यदि हम बात करेंगे डायरेक्ट, तो देखो पॉल अर्च जो है ना, अर्लिच एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, जो जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, ये ध्यान रखना है कि जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने आर्सेनिक बेस्ड जो है ना एक ड्रग बनाया, और जिस ड्रग्स का जो है ना नाम दिया था आर्सफेनएमाइन, जो है ना ड्रग्स का नाम दिया था, जिसको हम क्या कहते हैं, साल्वर्जन भी कहते हैं। और ये किस चीज पे ड्रग्स यूज किया था, तो सिफिलिस डिजीज पर जो है ना इस पर स्टडी किया था, सिफिलिस पे। उसके बाद पॉल अर्च को जो है ना नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो यही जो है ना पॉल अर्च की बात है। अब जो इंपॉर्टेंट आता है, जहां से पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक का मतलब ये होता है पेनिसिलिन, तो उस पर हम चलते हैं। ये सब स्ट्रक्चर है तो ध्यान रखिएगा, किसी तरह से याद कीजिएगा। एजो हम जानते हैं ऑर्गेनिक में बहुत बार यूज आता है, एजो कंपाउंड क्या होता है, डबल बॉन्ड बनाता है, तो एजो डाई से ये ध्यान आ जाएगा। NN डबल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन NN डबल बॉन्ड जो है ना प्रोटोसील भी बनाता है, लेकिन प्रोटोसील में जो है ना ये आ जाता है, लेकिन इसमें जो है ना तो NH2 आ रहा है ना, यहाँ पे ये ग्रुप आ रहा है, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट इफेक्टिव यदि हम बात कर लेते हैं एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो है ना वो क्या था, प्रोटोसील था, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोटोसील जो है ना कन्वर्ट हुआ, सुन डिस्कवर, बाद में जो है ना प्रोटोसील जो है ना कन्वर्ट हो जाता था कंपाउंड सल्फेनामाइड में, सल्फेनामाइड में कन्वर्ट हो जाता था, जो कि रियल एक्टिवेटेड कंपाउंड है, और यहीं से आया था सल्फा ड्रग्स का। सल्फा ड्रग्स नाम सुने हैं, तो यहीं से आया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे जो हम पे एंटीबायोटिक में पढ़ते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने हम जानते हैं एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का खोज किए थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलियम फंगस है। उसके बाद आगे देखते हैं। देखो दो चीजें आता है, एक आता है बैक्टीरियासाइडल, एक आता है बैक्टीरियोस्टेटिक्स। बैक्टीरियासाइडल की यदि बात करते हैं, साइडल मीन्स होता है किल करना, मार देना, उसको खत्म कर देना, और स्टेटिक मतलब होता है रुका रहना, यानी कि उसको रोकना, इनहिबिटरी होता है। अब एक चीज बताओ, जब हम कोई एग्जांपल लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या लिख देते हैं, ऐसे करके ETC लिख देते हैं। ETC का मतलब क्या होता है, यहां पे हम रोक दिए, यानी कि आगे जो है ना और भी है, लेकिन हम रुक गए, स्टेटिक। देखो तो स्टेटिक का एग्जांपल ETC एक्सट्रैक्ट। ETC ध्यान रखना है कि बैक्टीरियोस्टेटिक से ETC याद रखना है, और बैक्टीरियोसाइडल से ध्यान रखना है पाव। हम चले जाएंगे दुकान में, बोलेंगे भैया 1 पाव बैक्टीरिया दे दो, 1 पाव बैक्टीरिया दे दो, तो बैक्टीरियासाइडल से ध्यान रखना, और स्टेटिक का मतलब हो तो रुकना, रुकना से ETC से ध्यान रखना। ओके। अब देखो जहां से बहुत बार क्वेश्चन आपको देखा जाएगा, और हम क्यूज में से देंगे, वहां पे देख लीजिएगा कि हम 3 प्रकार से हम एंटीबायोटिक को डिफाइन किए हैं। एक किए हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक किए हैं नैरो स्पेक्ट्रम, और एक किए हैं लिमिटेड स्पेक्ट्रम। जो ब्रॉड का मतलब ये क्या होता है, वाइड रेंज में, ज्यादा रेंज में जब होता है तो उसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं, वाइड रेंज में, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम क्या होता है, नैरो कम रेंज में। अब एक एग्जांपल बताता हूं जिससे यहां पे याद हो जाएगा। देखो नैरो कम में जो है ना पेनिसिलियम, या एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, लेकिन पेनिसिलियम जी जो है, तो अब हम एक चीज बताते हैं कि घर में जो है ना कोई मेहमान आए, मेहमान जो है ना वो तुमको पूछे, कुछ सवाल पूछते हैं ना, या कोई बड़े आदमी आए तो उसको जी से संबोधित करते हैं, तो ज्यादा बोलते नहीं है, कम ही बोलते हैं, नेरो बोलते हैं, थोड़ा सा जो है ना कम बोलते हैं, जितना पूछता है उतना ही बोलते हैं, तो हम कहते हैं नेरो स्पेक्ट्रम जो है ना वो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी जो है ना वो नैरो स्पेक्ट्रम है। अब देखो एम्फिसिलिन और एमोक्सोसिलिन जो है ना ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम का टाइप है। एक ही एग्जांपल है नैरो स्पेक्ट्रम का, वो है पेनिसिलिन जी। उसके बाद एम्फिसिलिन और एमोक्सोसिलिन जो है ना वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एग्जांपल, ठीक है। अब हम लिमिटेड स्पेक्ट्रम की यदि बात कर लेते हैं तो उसमें एक ही एग्जांपल है डाइसीडाइजेरिन।
डाइसीडाइजेरिन जो है ना वो कैंसर सेल में हम बात कर लेते हैं यूज होता है, तो डाइसीडाइजेरिन जो है ना वो लिमिटेड स्पेक्ट्रम होते हैं। ठीक है, तो ये सब याद हो गया। कौन कौन सा था? पेनिसिलिन जी जो है ना वो नैरो स्पेक्ट्रम है, एम्फिसिलिन, एमोक्सासिलिन। एक और एग्जांपल आते हैं क्लोराफेनिकोल की यदि बात कर लेते हैं तो ये भी जो है ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो 3 हो गया ब्रॉड का, 1 हो गया नैरो का और 1 हो गया लिमिटेड का। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। देखो एंटीसेप्टिक जो है ना वही चीजें हैं, एंटीसेप्टिक हम लिविंग के लिए यूज करते हैं, ये लिविंग के लिए यूज करते हैं, और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं। तो एंटीसेप्टिक के और डिसइंफेक्टेंट की यदि बात कर लेते हैं, केमिकल आइदर किल या प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहां पे ग्रो होने नहीं देते। जैसे घाव हो जाता है तो घाव में क्या लगाते हैं? डिटोल लगाते हैं, वो क्या है? एंटीसेप्टिक है। तो सबसे पहले एंटीसेप्टिक का कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल ही ध्यान रखना है। तो फ्यूरासीन और सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासीन और सोफ्रामाइसिन जो है ना ये दोनों का दोनों एंटीसेप्टिक है, और डिटोल है एंटीसेप्टिक। क्या सब है? डिटोल है। डिटोल कैसे बनता है? तो डिटोल याद रखना है कि क्लोरोजेनिऑल से बनता और ट्रेपिनॉल से बनता है। क्लोरोजेनिनॉल से बनता है और ट्रेपिनॉल से बनता है। कौन सा? डिटोल बनता है। तो डिटोल भी एंटीसेप्टिक है। और एंटीसेप्टिक कौन है? आयोडीन है। आयोडीन पावरफुल एंटीसेप्टिक है। और कौन है? टिंक्चर ऑफ आयोडीन है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन कब बनता है? जब 2 से 3% आयोडीन जो है ना सॉल्यूशन एल्कोहल वाटर मिक्सचर में डालते हैं 2 से 3%, तो उसे हम कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म भी क्या होता है? एंटीसेप्टिक। तो अब ये याद हो गया, आयोडीन से रिलेटेड जितने भी आएगा वो हो जाएगा एंटीसेप्टिक। उसके बाद जो है ना एक्स्ट्रा में क्या है? फ्यूरासीन और सोफ्रामाइसिन है, तो ये हो जाएगा एंटीसेप्टिक। और डिटोल तो हर घर में रहता है और सब जानते हैं डिटोल कहां लगाते हैं? घाव पे, तो एंटीसेप्टिक। ओके, अब एक एग्जांपल आता है जिसको ध्यान रखना है, और ये आप मेडिकल का तैयारी करते हैं तो आपको जानते हैं कि आंख खराब हो जाता है पढ़ते पढ़ते, ये कहावत है। ठीक है, तो ये क्या होता है? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो है ना डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होता है, जो कि वीक एंटीसेप्टिक होता है आई के लिए। आई के लिए क्या होता है? वीक एंटीसेप्टिक होता है। अब डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? देखो डिसइंफेक्टेंट की यदि बात कर लेते हैं ना, यदि 0.2% सॉल्यूशन फिनॉल का होगा तो उसे हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। 0.2% सॉल्यूशन फिनॉल का हो, फिनॉल का 0.2 सॉल्यूशन हो तो उसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। और यदि उसी का फिनॉल का यदि परसेंटेज 1% हो जाए तो उसे हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है कि डिसइंफेक्टेंट में जो है ना क्लोरीन का पीपीटी कितना होता है? कॉन्सेंट्रेशन 0.2 से 0.4 ppm होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना लो कॉन्सेंट्रेशन में होता है, तो वो डिसइंफेक्टेंट हो जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे एंटी फर्टिलिटी ड्रग। एंटी फर्टिलिटी ड्रग में जो है ना 2 चीजें रखना है। नोरेंथिंड्रोन की यदि बात कर लेते हैं तो ये होता है जिसमें कि हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होता है। और एक याद रखना है कि एथिनील एस्ट्राडायोल, एथिनील एस्ट्राडायोल की यदि बात कर लेते हैं तो इसमें दोनों होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ना दोनों होता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग में। ठीक है, ये दोनों जो है ना डायग्राम है, उतना ज्यादा स्ट्रक्चर याद नहीं रखना यार, एक लिमिटेड। चलो आगे बात कर लेते हैं। अब देखो यहां पर जो है ना जो ड्रग्स का डिफरेंट क्लास था वो खत्म होता है। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट के बारे में। देखो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो है ना सबसे पहले हमारा एक ही जगह ध्यान जाता है, वो जाता है सैकरीन पे। सैकरीन जो है ना ऑर्थो सल्फोन बेंजेमाइड को हम कहते हैं सैकरीन। अब सैकरीन पे क्यों जाता है? क्योंकि यार ये इनर्ट होता है। सबसे पहले तो ये इनर्ट होता है, दूसरी बात है ये हार्मलेस होता है, यानी कि हम लोग जो सैकरीन खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये डायबिटिक पर्सन के लिए, जिसको डायबिटीज होता है वो चीनी नहीं खा सकता और उसको मीठा चाहिए, तो वो क्या यूज करते हैं? सैकरीन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्मलेस नहीं होते, इनर्ट होते हैं। ठीक है, डायबिटिक पर्सन यूज करते हैं। और सैकरीन जो है ना नॉर्मल शुगर केन से कितना मीठा होते हैं? 550 टाइम, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सैकरीन हम लोग यूज करते हैं। अब जो है ना कई प्रकार के स्वीटनर होते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं एस्पार्टमेट। एस्पार्टमेट जो है ना 100 टाइम ज्यादा मीठा होते हैं। सैकरीन अभी देख लिए 550 टाइम होते हैं। और सुक्रूलोज जो है ना 600 टाइम होते हैं, अभी सुक्रूलोज की चर्चा करेंगे। और एल्टेम की यदि बात कर लेते हैं 2000 टाइम होते हैं। सबसे ज्यादा कौन होता है? एल्टेम। एल्टेम को ऐसे पढ़ते हैं ऑल टाइम। ऑल टाइम, ऑल टाइम का मतलब बहुत ज्यादा मीठा, हमेशा मीठा होता है। उसके बाद जो है ना सैकरीन ध्यान रखना है कि 550 होता है, और सबसे कम कौन होता है? एस्पार्टमेट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एस्पार्टमेट की यदि बात कर लेते हैं वो 100 टाइम होते हैं। और ध्यान रखना है कि एस्पार्टमेट जो है ना अनस्टेबल होता है कुकिंग टेम्परेचर पे। कुकिंग टेम्परेचर जब हम बात कर लेते हैं उस पे जो है ना ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, एल्टेम जो है ना एक ही चीज ध्यान रखना है कि 2000 टाइम होते हैं।
ठीक है। और एस्पार्टमेंट में एक चीज और याद रखना है कि कोल्ड फूड के लिए लिमिटेड होते हैं। ओके, अब बात करेंगे सुक्रोलोज। सुक्रोलोज की यदि बात कर लेते हैं, सुक्रोलोज होता है ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव होता है सुक्रोलोज। ओहो, सुक्रू 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 यानी कि क्लोरो आ जाता है, तो ऐसे ध्यान रखना है कि सुक्रोलोज में क्या हो जाता है, क्लोरो, तो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज आ जाता है। और ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। आपसे पूछेंगे हम आपको इस क्विज में भी आपको टेलीग्राम पे कि बताइए कुकिंग टेम्परेचर पर जो है ना स्टेबल कौन होता है, तो सुक्रोलोज होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फूड प्रिजर्वेशन में। फूड प्रिजर्वेशन की यदि बात कर लेते हैं तो फूड प्रिजर्वेशन में जो है ना, देखो माँ क्या कहती है, हमेशा माँ कहती है, माँ हमेशा चाहती है कि मेरा बेटा भूखा ना सोए। तो माँ कहती है कि पहले, प्रो का मतलब क्या होता है, प्री से ध्यान रखना, प्री से पहले। तो माँ कहती है पहले खाना खा लो, पहले माँ कहती है कि पहले खाना खा लो, परोसा हुआ है, फिर सो जाना। सोने नहीं देती है माँ बिना खाए हुए, तो माँ कहती है पहले खाना खा लो फिर सो जाना। तो प्रो से प्रोपोनोइक एसिड और सो से सॉर्बिक एसिड, तो ये दोनों जो है ना हम बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन में यूज आता है। और सो से आप सोडियम बेंजोएट भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं सोप का जो है ना, सबसे पहले जो है ना फॉर्मूला ध्यान रखना है कि 17 होते हैं, उसके बाद सोप, और सोप जब CaCl2 के साथ, Ca क्या होता है +2 होता है, Cl में माइनस होता है, तो 2 Cl2 है। अब देखो जब ये सोप CaCl2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहां पे क्या बन जाता है, ये सोडियम कहता है Cl को चल ना, चलते हैं, तो ये NaCl निकल जाता है, 2 मॉलिक्यूल Cl निकलता है, तो 2 Cl आ गया। और यहां पे 2 मॉलिक्यूल सोप है तो यहां पे 2 बन जाएगा, पावर 2 हो गया। कैल्शियम अकेले जो है ना दोनों को कवर कर रहा है, इसीलिए इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, उल्टा पुल्टा कर देगा आप लोग, दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद जो है ना इनसोल्यूबल कैल्शियम स्टेरेट होते हैं, ये क्या हो जाता है, सोप इनसॉल्युबल हो जाता है। अब क्या कहना चाह रहा है कि सोप जो है ना साबुन है, झाग बन जाता है, झाग जो है ना इनसॉल्युबल होता है और उसको हम बाहर फेंक देते हैं, तो वही चीज कहता है इनसॉल्युबल सोप जो है ना स्टेरेट एस्कम इन वाटर, वाटर में एस्कम बन जाता है, झाग बन जाता है और निकल जाता है। चलिए आगे देखते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट की। तो डिटर्जेंट में जो है ना इसमें 3 प्रकार होते हैं, एक होते हैं एनायनिक डिटर्जेंट, एक होता है कैटायनिक डिटर्जेंट, एक होता है नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एनायनिक डिटर्जेंट की। तो एनायनिक डिटर्जेंट में यार देखो ये आता है, एल्कोहल आता है, हाइड्रोजन सल्फेट आता है। एल्कोहल को जब हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे H2SO4 यहाँ पे जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन और एक OH निकाल लेता है। हम बार बार कहते हैं जहां भी वाटर निकले निकाल देना। उसके बाद जो है ना NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम लॉरियल सल्फेट बन जाता है, जो कि एनायनिक डिटर्जेंट होता है। तो एनायनिक डिटर्जेंट ये होता है। ठीक है, और एक होता है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट आर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ एनायनिक डिटर्जेंट। इसको याद रखे या ना रखे, इसको ध्यान रखना है कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट का सोडियम सॉल्ट जो है ना वो क्या होता है, एनायनिक डिटर्जेंट होता है। एनायनिक डिटर्जेंट जो अपना लोग सुबह सुबह उठ करके दांत धोते हैं ना, दांत जो धोते हैं टूथपेस्ट में जो यूज होता है वो भी एनायनिक डिटर्जेंट ही है। एनायनिक डिटर्जेंट, दांत जब भी आज से धोना है नीट तक जब भी दांत धोने सुबह सुबह जाना है तो समझ जाइएगा ये एनायनिक डिटर्जेंट है, टूथपेस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैटायनिक डिटर्जेंट की यदि बात कर लेते हैं, देखो यार कैटायनिक में जो है ना क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट एमीन आता है और एसीटेट आता है। ठीक है, कैटायनिक में क्या आता है, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट और एसीटेट आता है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद एक आता है सेटिल ट्राइमेथिल अमोनियम। अमोनियम जो है ना ब्रोमाइड इज पॉपुलर कैटायनिक डिटर्जेंट, ये ध्यान रखना है कि सेटिल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड जो है ना ये कैटायनिक डिटर्जेंट होता है और यूज करते हैं हम हेयर कंडीशनर में। और कैटायनिक डिटर्जेंट की यदि बात करते हैं जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी होता है और एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए इसका लिमिटेड यूज करते हैं। अब आप कहोगे कि ये सब तो हो गया नॉन आयनिक का डिटर्जेंट, तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट जो है ना सेरिक एसिड रिएक्ट विथ पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल। जब पॉलीइथाइलीन ग्लाइकोल से स्टेरिक एसिड की यदि बात कर लेते हैं वो जब यूज होता है तो वो जो है ना नॉन आयनिक डिटर्जेंट बन जाता है। लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट आर नॉन आयनिक टाइप। तीनों हो गया। एनायनिक का क्या हो गया था, एनायनिक का हो गया एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट हो गया, कैटायनिक का हो गया सेटिल ट्राइमेथिल एमीन, और हम बात करते हैं लिक्विड डिशवॉश डिटर्जेंट जो है ना ये हो जाएगा नॉन आयनिक टाइप। ठीक है, नॉन आयनिक टाइप में रिमूव करते ग्रीस और ऑयल को रिमूव करते बाय माइसेल्स फॉर्मेशन के द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक जो है ना आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ खत्म हुआ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम भी एक ड्रॉपर स्टूडेंट है और अब जो है ना आप लोग को पढ़ाने आए हैं केमिस्ट्री। तो जो भी आपको लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।